हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है। हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हमने जो अपना पहला टॉपिक लिया है उसका नाम है कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार। इस टॉपिक पर हम 4 वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम इसके भाग 5 पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर इस टॉपिक से संबंधित जो 4 वीडियो हैं पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको ये 5वां वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हमने कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसके अंतर्गत है, एक अच्छे पत्र की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उत्तर है, एक अच्छे पत्र की भाषा सुस्पष्ट, सरल, संतुलित एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात एक जो पत्र हम लिखते हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो सरल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, उसकी जो भाषा है वो सुस्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, पत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यापारिक पत्र, तीसरा शासकीय पत्र, चौथा आवेदन पत्र और पांचवा संपादक के नाम पत्र। अर्थात जो पत्र हैं वो कितने टाइप से लिखे जाते हैं। पहला आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत पत्र, जो हम व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखते हैं। व्यापार से संबंधित पत्र वो व्यापारिक पत्र हो गया। शासन के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो शासकीय पत्र हो गया। आवेदन, किसी चीज का हम आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र होगा और संपादक के नाम पत्र होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वर्तमान में पत्र लेखन की दशा कैसी है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पत्र लेखन की दशा क्या है? अच्छी नहीं है, क्योंकि संचार माध्यमों ने इसका स्थान ले लिया है। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में पत्र लेखन की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि दूर संचार का विकास हो रहा है। आपको सभी को पता है कि आज की डेट में जो हमारे पोस्ट ऑफिस से लगभग बंद ही हो चुके हैं, क्योंकि दूर संचार के जो माध्यम है, इंटरनेट है, जो जितने भी संचार माध्यम है, उनके विकास से पत्र लेखन अब बहुत ही पीछे रह चुका है। लेकिन फिर भी व्यापारिक और शासकीय कार्य आज भी पत्रों द्वारा ही किए जा रहे हैं। जो हमारे राजकीय कार्य हैं और व्यापारिक कार्य हैं वो आज भी उसमें पत्र की मान्यता है। आगे देखिए, शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं? तो किसी विभाग के अधिकारी द्वारा किसी कार्य के संबंध में किसी दूसरे विभाग के अधिकारी अथवा अपने विभाग के अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछली वीडियो में कि शासकीय पत्र क्या होता है कि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा किसी कार्य के संबंध में दूसरे विभाग के अधिकारी को अथवा उसी विभाग के किसी अधिकारी को लिखे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? शासकीय पत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रश्न नंबर 5 है, पल्लवन किसे कहते हैं? हमने इससे तो बहुत ही विस्तृत पढ़ा था कि पल्लवन क्या है। किसी वाक्य के भावों को विस्तार से प्रकट करने को पल्लवन कहते हैं। मतलब जो एक वाक्य है और उसके अंदर जो भाव दे रखा, उस भाव के विस्तार को ही हम पल्लवन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने वाले किसी साहित्यकार का नाम बताइए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने वाले हमारे सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 7 कहता है, पल्लवन व व्याख्या में क्या अंतर है? देखिए, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि पल्लवन में वाक्य के केवल भाव का विस्तारण होता है। मतलब जो वाक्य है और उसका जो भाव है, सिर्फ उस भाव का हम विस्तार करते हैं, जबकि जो व्याख्या है उसमें प्रसंग तथा आलोचना सभी का समावेश होता है। अर्थात कहने का मतलब पल्लवन में सिर्फ भाव का विस्तार होता है, जबकि व्याख्या में हम उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। किन रचनाओं का पल्लवन संभव है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किन रचनाओं का पल्लवन संभव है? तो बता, उसका उत्तर है किसी अवतरण, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति अथवा मुहावरे का पल्लवन किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको कलर किया है कि किसी अवतरण, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति अथवा मुहावरों का पल्लवन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 9 कहता है, पल्लवन के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है? तो मैंने पहले ही बताया था कि पल्लवन अर्थात विस्तारण के लिए व्यास शैली अधिक उपयुक्त है। पल्लवन को हम लोग विस्तारण भी कहते हैं और उसकी जो शैली उपयुक्त है वो है व्यास
शैली। प्रश्न नंबर 10, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है? संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होता है, जबकि सारांश में मुख्य बातों को अत्यधिक सूक्ष्म रूप से लिखा जाता है। देखिए, संक्षेपण क्या होता है, जो भी हम जिसका भी हमने संक्षेपण करना है उसका सिर्फ 1/3 हम संक्षेपण के रूप में लिखते हैं। जबकि हम किसी चीज का अगर सारांश लिखते हैं तो उसमें सिर्फ मुख्य बातों को और बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 11, कुशल संक्षेपक के गुणों पर प्रकाश डालिए। एक संक्षेपक में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी विशेषता क्या है, देख लीजिए। पहला, सजग एवं धैर्यशाली होना। जो हमारा संक्षेपक है वो कुशल सजग एवं धैर्यशाली होना चाहिए। स्पष्ट निर्णय तथा अभ्यासी, इसको स्पष्ट निर्णय और अभ्यासी होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा, और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है, संक्षेपण के 2 भेद होते हैं। पहला, पत्र विषयक संक्षेपण तथा दूसरा है स्वतंत्र विषयक संक्षेपण। जिसमें हम संक्षेपण के जो भेद हम जानते हैं, पहला क्या है, पत्र विषयक संक्षेपण है और दूसरा क्या है, स्वतंत्र विषयक संक्षेपण है। संक्षेपण विधि क्या है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, संक्षेपण की विधि क्या है? मूल अवतरण के वाचन तथा रेखांकन के उपरांत तैयार किए गए प्रारूप का निरीक्षण इस प्रकार करें कि उसकी भाषा, शीर्षक तथा क्रमबद्धता का निर्धारण किया जा सके तथा संक्षेपण के शैलीगत अनुदेशों का पालन किया जा सके। तो संक्षेपण क्या है कि जो मूल अवतरण है हमारा, उसके वाचन और रेखा, पहले उसको पढ़ना है मूल अवतरण को, फिर उसमें रेखांकन करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज उनका रेखांकन करना है, उसके उपरांत एक प्रारूप तैयार करना है और इस प्रकार से उसकी भाषा, शीर्षक, क्रमबद्धता का निर्धारण करते हुए संक्षेपण को एक क्रम से लिखना है। यही हमारा क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। यही संक्षेपण की विधि है। संक्षेपण क्या है? संक्षेपण वह विधा है जिसमें किसी भी अवतरण के अनिवार्य तत्वों को 1/3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि संक्षेपण में क्या है, एक विधा है जिसमें कि जो मूल अवतरण है उसका 1/3 भाग लिया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा इन पे चर्चा करते हैं। पहला है, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? इसके ऑप्शन है, अपने से छोटों को, संबंधियों को, अधिकारियों को या अनजान मित्रों को। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तिगत पत्र होता है क्या है, जिसे हम अनौपचारिक होना चाहिए था, यहाँ पे औपचारिक हो गया। अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? संबंधियों को लिखते हैं। इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने संबंधियों को लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? पारिवारिक, सरकारी, व्यवसायिक। तो ये उपयुक्त सभी पत्राचार के इनमें से प्रकार हैं। नेक्स्ट है, जीवन बीमा से संबंधित पत्र किस अधिकारी को लिखा जाता है? सिंचाई विभाग के अधिकारी को, स्टेट बैंक के मैनेजर को, जीवन बीमा प्रबंधक को या प्रबंधक आर्य समाज को। तो ये तो कॉमन सी बात है कि अगर हमें जीवन बीमा से संबंधित पत्र लिखना है तो जीवन बीमा प्रबंधक को ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यालयों में किस पदावली का प्रयोग बहुतायत में होता है? सरकारी कार्यालयों में इनमें से किस पदावली का प्रयोग बहुतायत होता है? लोगों के हित में, हमारे हित में, व्यक्तियों के हित में या सार्वजनिक हित में। तो आपको पता है कि सरकारी जो कार्यालय है वो सभी के लिए होते हैं, सार्वजनिक रूप से होते हैं, तो इसमें सार्वजनिक हित में इस शब्द का प्रयोग बहुतायत होता है। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है या क्या लिखा जाना चाहिए? इसमें आवेदन पत्र है तो उसमें प्रार्थी ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। आपका, आपकी, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखें उसमें आपका लिख सकते हैं या आपका आज्ञाकारी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रार्थी जो एक सबसे सटीक इसमें आवेदन पत्र का अंतिम शब्द है। इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन या पत्राचार। कॉमन सी बात है कि पत्राचार हमारी सबसे प्राचीन शैली है। पत्राचार का माध्यम क्या है? पुलिसमैन, बढ़ई, टेलीफोन ऑपरेटर या डाकिया। तो ये भी बहुत ही सरल सवाल है, डाकिया क्या होगा? पत्राचार का माध्यम होगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? प्रश्नों का, संकेतों का, विचारों का या इन सभी का? तो पत्राचार में हम किसकी अभिव्यक्ति करते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्राचार की उपयोगिता कम क्यों होती जा रही है?
डाक खर्च में वृद्धि के कारण, डाक पहुंचने में विलंब के कारण, डाक विभाग की गतिशीलता में कमी के कारण या उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण है जिससे कि पत्राचार की उपयोगिता कम होती जा रही है। पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? इंटरनेट ने, कुरियर सर्विस ने, मोबाइल ने या कंप्यूटर ने? तो पत्राचार को जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो किया है कुरियर सर्विस ने। पल्लवन किसे कहते हैं? विस्तारण, सारांश, संक्षेपण या भावार्थ को तो मैंने पहले भी बताया था कि पल्लवन को हम विस्तारण भी कहते हैं, अथवा पल्लवन कहते हैं विस्तारण को। पल्लवन के पश्चात किसी वाक्य को समझने में कठिनाई होती है, सुगमता होती है, दुविधा होती है, भ्रम वृद्धि होती है, क्योंकि पल्लवन में हम क्या करते हैं, भाव का विस्तार करते हैं, तो वो भाव हमें समझने में और ज्यादा सुगमता होती है। तो इसका उत्तर होगा सुगमता होती है। एक सधे सधाए लेखक का कार्य होता है कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति, विस्तृत अभिव्यक्ति, दोनों में से कोई नहीं, अभिव्यक्ति में असमंजस। तो एक सधे सधाए लेखक का जो कार्य होता है वो होता है कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति देना। गागर में सागर का क्या अर्थ है? अपनी बात को विस्तार से कहना, बात को घुमा फिरा कर कहना, इधर उधर की बात करना या बहुत सारी बातों को संक्षेप में कह देना। तो गागर में सागर हम इसीलिए बोलते हैं जब हम बहुत सारी बातों को बहुत कम शब्दों में कह देते हैं अर्थात संक्षेप में कह देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना। पल्लवन नहीं किया जा सकता सूक्ति का, कहावत का, मुहावरे का या व्याख्यान का। तो मैंने पहले भी बताया था कि पल्लवन हम किस चीज का सूक्ति, कहावत, मुहावरे आदि का पल्लवन करते हैं, इसलिए व्याख्यान का कोई पल्लवन नहीं हो सकता है। लेखन की किस क्रिया को मिनी निबंध कहते हैं? तो लेखन की किस क्रिया को हम मिनी निबंध कहते हैं? वो कहते हैं पल्लवन को। संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, व्याख्या इसका अर्थ नहीं है, उत्तर नहीं है, बल्कि इसका उत्तर क्या है? पल्लवन। पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव को। मैंने पहले भी बताया था कि पल्लवन में किसको स्पष्ट करते हैं? मूल भाव को। पल्लवन का विलोम क्या है? व्याख्या, भावार्थ, संक्षेपण या सारांश। तो क्या होगा? संक्षेपण। बिल्कुल उसका अपोजिट है, क्योंकि पल्लवन में हम क्या करते हैं? मूल भाव का विस्तार करते हैं, और संक्षेपण में क्या करते हैं? हम जो विस्तार है उसका संक्षेप करते हैं। पल्लवन के लिए अवतरण के कौन से विचारों का जानना अनिवार्य है? मूल विचार, गौण विचार, दोनों या कोई नहीं। तो पल्लवन के लिए अवतरण के कौन विचार, मूल और गौण दोनों विचारों का जानना अनिवार्य होता है। पल्लवन के लेखन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? टीका, टिप्पणी, उदाहरण, कहावत या लोकोक्ति का। तो पल्लवन के लेखन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? टीका, टिप्पणी का। निम्न में से संक्षेपणकर्ता की विशेषता है? धैर्यशाली होना, क्रमबद्धता, जटिल शब्दों का प्रयोग या प्रत्येक भावों का प्रयोग। तो संक्षेपण की विशेषता सबसे सही विशेषता है क्रमबद्धता, क्योंकि संक्षेपण में क्रमबद्धता का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, संक्षेपण में से मिलता जुलता शब्द है विस्तार, संक्षिप्त, सारांश। तो हम संक्षेपण को ही सारांश भी कहते हैं। संक्षेपण का क्या अर्थ है? अनिवार्य तथ्यों का चयन, दृष्टांत का प्रयोग, स्पष्ट अभिव्यक्ति या भाव विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना। तो संक्षेपण का अर्थ क्या है? अनिवार्य तथ्यों का चयन। संक्षेपण की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? मूल अवतरण का आधा भाग, मूल अवतरण का चौथाई भाग, मूल अवतरण का एक चौथाई या मूल अवतरण का एक तिहाई। तो कई बार मैं बता चुकी हूँ कि मूल अवतरण का एक तिहाई भाग ही हमारा क्या कहलाएगा? संक्षेपण का मूल कहलाएगा। संक्षेपण किस रचना का किया जा सकता है? काव्य संग्रह का, पद्य संग्रह का, औबोस दोनों का या कोई नहीं? तो संक्षेपण हमेशा पद्य संग्रह का ही किया जा सकता है। वर्तमान में संक्षेपण की आवश्यकता किसे पड़ती है? पत्रकार को, विद्यार्थी को, उपयुक्त दोनों को या कोई नहीं? तो पत्रकार और विद्यार्थी दोनों को ही संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपण का कार्य करते समय व्यक्ति होना चाहिए विवेकहीन, विवेकहीन, अनपढ़, जल्दबाज या धैर्यशाली। तो संक्षेपण का कार्य करते समय व्यक्ति को हमेशा धैर्यशाली होना चाहिए। संक्षेपण क्या है? व्यवहारिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो संक्षेपण क्या? एक मानसिक प्रशिक्षण है। संक्षेपण के लिए अनिवार्य तत्व है अप्रासंगिकता, पुनरावृत्ति, क्रमबद्धता या अनुपयोगिता। तो क्या है? क्रमबद्धता जो है संक्षेपण के लिए अनिवार्य तथ्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण का गुण नहीं अपूर्णता, पूर्णता, संक्षिप्तता या स्पष्टता। तो संक्षेपण का जो गुण नहीं है वो क्या? अपूर्णता नहीं है। पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता संक्षेपण का गुण माना जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक था जिसका नाम था कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार, इस टॉपिक पर हमारे सारा विस्तार से कंप्लीट कर दिया है और उसके जो अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे वो भी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम प्रयोजनमूलक हिंदी के जो सेकंड टॉपिक हिंदी भाषा का विविध रूप पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।